पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था 1784 में। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो उस एक्ट में कुछ डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लेके आया गया था। जो ये एक्ट था ये प्रोवाइड करता था ड्वेल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। मतलब इंडिया पे दो तरीके से रूल को इसमें अग्री किया गया था। जैसे एक तरीके से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और दूसरी तरफ से कंपनी कंट्रोल करेगी, तो दोनों तरफ से कंट्रोल किया गया था इंडिया को। ये एक्ट कंटिन्यू रहा था टिल 1858। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि ड्वेल कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया था इंडिया पे। तो वो ड्वेल कंट्रोल किस तरीके से था? यहाँ पे दो बॉडीज़ बनाई गई थी। एक बॉडी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ये पॉलिटिकल मैटर्स को पूरी तरीके से देखा करती थी। इसके अंदर सिविल और मिलिट्री अफेयर्स भी आते थे। तो मतलब जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं उसमें सिविल और मिलिट्री अफेयर्स भी थे। तो इन सब को पूरी तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखा करते थे। दूसरी बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल अफेयर्स को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते थे, उस पर डिसीजन लेते थे। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को रिप्रेजेंट करता था। तो इस तरीके से था ये ड्वेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, जिसमें दो बॉडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करता था। और इन दोनों के पास अलग अलग मैटर्स थे पूरी तरीके से इश्यूज़ को देखने के लिए। इस एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। मतलब जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर ही उनको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया था और उसे बना दिया गया था 3 मेंबर्स बॉडी। और इन 3 मेंबर्स में से एक मेंबर होगा कमांडर इन चीफ। मद्रास और बॉम्बे ये 2 प्रेसिडेंसीज थी और ये दोनों प्रेसिडेंसीज बंगाल प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट हो गई थी। और उस टाइम पे कैपिटल बनाया गया था कलकत्ता को। फीचर्स ऑफ द एक्ट। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बीच में डिस्टिंक्शन कर दिया और पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया इस टर्म का यूज़ हुआ। ये जो एक्ट था इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया गया इस एक्ट के थ्रू। जो कंपनी थी ये सबऑर्डिनेट हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इससे पहले जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था 1773 का, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को सिर्फ रेगुलेट किया था, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया था। लेकिन इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया और कंपनी को सबऑर्डिनेट बना दिया। इस एक्ट ने स्टैब्लिश किया ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी को। इंडिया में जो टेरिटरीज़ थी, ब्रिटिशर्स की जो टेरिटरीज़ थी इंडिया में, वहाँ पे सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो अथॉरिटी होगी वो ब्रिटिश क्राउन के पास होगी। तो इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया। ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्ट।
ये जो एक्ट था ये एक तरीके से फेल रहा क्योंकि इसने क्लियर बाउंड्री सेट नहीं करी कंपनी के पावर के बारे में और गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बारे में। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है और कंपनी के पास कितनी पावर है ये क्लियरली नहीं बताया। दूसरा, जो गवर्नर जनरल थे उनको दो मास्टर्स को सर्व करना पड़ रहा था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी ब्रिटिश क्राउन। और थर्ड है कि कोई भी क्लियर बाउंड्री नहीं थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब इन दोनों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी क्लैरिफाई नहीं किया गया था।